स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शाहनवाज और आप देख रहे हैं न्यूज इंपैक्ट। साथियों, आज हम बात करेंगे श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया की, क्योंकि आज उनकी 24वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और पूरे शहर में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आपने एक पॉडकास्ट में देखा होगा, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य सत्येंद्र गुरुजी। मेरे सवालों के कई महत्वपूर्ण जवाब पॉडकास्ट में भी दे चुके हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो शायद आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह मुद्दा है ग्वालियर के विकास में कितना योगदान श्रीमंत कैलाशवासी माधवराव सिंधिया का रहा। कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के काफी करीबी रहे हैं सत्येंद्र गुरुजी, और कई उनसे जुड़ी यादें और उनकी बातें ये आज हमें बताने वाले हैं, जो शायद आप लोगों को नहीं पता। तो मैं अपने इस शो में आपका स्वागत करता हूं गुरुजी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 24वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं जी। ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया जी की। जी। सर्वप्रथम सबसे पहले उनकी याद में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को उनकी 24वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ सर्वप्रथम। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संजय गांधी और माधवराव सिंधिया जी की दोस्ती बहुत गहरी थी। संजय गांधी सवेरे अपना छोटा सा प्लेन सफदरजंग हवाई अड्डे से नई दिल्ली में उड़ाते थे और माधवराव जी उनके साथ में बैठते थे। 23 जून 1980 के दिन संजय गांधी उनके घर पे गए उनको लेने के लिए। चलो चलते हैं सफदरजंग हवाई अड्डे, वहां से उड़ाएंगे। सिंधिया जी थोड़ा सा लेट हो गए तो संजय जी गुस्से में चले गए कि तैयार नहीं हो पाए टाइम पे, मैं जाता हूँ जी। और बाद में इतिहास है कि संजय जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें संजय जी उनके साथी खत्म हो गए। इस तरह माधवराव जी उस समय एक बच गए अकाल मृत्यु से। लेकिन दुर्भाग्य से 30 सितंबर 2001 को श्री प्रकाश जायसवाल, जो केंद्रीय मंत्री थे, कानपुर से सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली रखी थी कानपुर में जी। दिल्ली से शीला दीक्षित, जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली प्रदेश की, उनको उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में जाना था। शीला दीक्षित को बुखार आ गया, बीमार हो गई, तो एआईसीसी हेडक्वार्टर से सिंधिया जी के पास फोन पहुंचा कि शीला दीक्षित जी नहीं आ रही हैं, क्या आप जा सकते हैं? माधवराव जी कांग्रेस संगठन के लिए समर्पित थे, गांधी परिवार के लिए समर्पित थे। उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया और वो विमान से चले गए। उसके बाद पूरा इतिहास है किस तरह उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बिजली इस पर गिरी और मैनपुरी के पास बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी। माधवराव जी, पत्रकार और साथी पायलट सब एकदम काल कवलित हो गए। ग्वालियर शोक की लहर में डूब गया। वज्रपात हुआ ग्वालियर के लिए। माधवराव जी से ग्वालियर को बहुत उम्मीदें थी, बहुत आशाएं थी। माधवराव जी सिंधिया को मैंने ग्वालियर में 1983-1984 में अखिल भारतीय सिंधिया आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करवाते हुए भी देखा है, उनके साथ भी रहा हूं मैं। उस समय देश के नामी गिरामी जो क्रिकेटर थे, सुनील गावस्कर, कपिल देव और बड़े बड़े विश्वनाथ, अशोक मांकड़, ये सब ग्वालियर में आते थे क्रिकेट खेलने के लिए। सिंधिया जी को बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का भी और खिलवाने का भी। और उसके बाद माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री बने 85 में। उन्होंने ताज एक्सप्रेस को ग्वालियर में लेके आए, जो केवल आगरा तक आती थी दिल्ली से। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस को भी वही लेके आए और 2 ट्रेनों के साथ साथ उन्होंने ग्वालियर एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइटें चालू करवाई।
माधवराव जी सिंधिया ने ग्वालियर में एजी ऑफिस के पास जो पुल बना हुआ है, ब्रिज जो यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर जाता है, यह भी उन्हीं की देन है। रेलवे स्प्रिंग फैक्ट्री सितौली पर जो बनी हुई है, जहाँ पर स्प्रिंग बनती है रेलवे की, वो सब सिंधिया जी की देन है। इसके अलावा भिंड रोड पर रेलवे का जो बहुत बड़ा ऑफिस बना है, वो भी सिंधिया जी की देन है। सिंधिया जी ने ग्वालियर के जो रूप सिंह स्टेडियम है, उसको लीज पर लेकर जीडीसीए के द्वारा एक विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाया, जहाँ पर दिन रात का क्रिकेट मैच होता है। ये ग्वालियर को बहुत बड़ी सौगात मिली। इसी के साथ साथ उन्होंने जब देखा कि रूप सिंह स्टेडियम पर क्रिकेट के आयोजन होने लगे हैं, तो ग्वालियर में हॉकी का कहीं खेल बंद ना हो जाए, निष्क्रिय ना हो जाए, इसलिए उन्होंने रेलवे हॉकी स्टेडियम को बनवाया, एस्ट्रो टर्फ लगवाया, करोड़ों रुपए की लागत से उन्होंने हॉकी स्टेडियम बनवाया। ग्वालियर की जो खेल की प्रतिभाएं थी, जो क्रिकेट खिलाड़ी थे, जब वो रेल मंत्री थे तो ज्यादातर लोगों को उन्होंने रेलवे में भर्ती करवाया। तो ग्वालियर के खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत देखा। दूसरा, सिंधिया जी का जन्म गुलामी और आजादी के संधि काल के समय हुआ, तो उनको राजाशाही भी उनके खून में थी। जनता का हमदर्द थे वो, जनता के लिए क्या करना है, क्या सोचना है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा मददगार व्यक्ति थे। सभी धर्मों का सम्मान करते थे, ताजिए की सहराबंदी भी करते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, किले पर भी जाते थे, और रामनवमी हो, रामलीला हो, सभी के साथ मतलब उसमें रहते थे। लेकिन मेरी उनसे खुद बात हुई, उनका मन थोड़ा सा खिन्न हुआ जब 1996 में माधवराव जी सिंधिया ग्वालियर से मात्र 26,000 वोटों से जीत पाए। तो जब मैं दिल्ली गया उनसे बात करने, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सत्येंद्र जी, अब देखिए ग्वालियर वाले संभाले ग्वालियर को, मैंने इतना सब किया, क्या नतीजा उसका। उसके बाद फिर सिंधिया जी गुना चले गए, और जीवन का अंत में भी वो गुना से ही सांसद थे। एक खास बात, उनके जीवन की शुरुआत 1971 का जो लोकसभा चुनाव था, वह उन्होंने निर्दलीय रूप से गुना से ही लड़ा, और 1980 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद में केंद्रीय मंत्री बने, रेल मंत्री बने, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बने, मानव संसाधन मंत्री बने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में कुछ लापरवाही से कर्मचारियों की हड़ताल हुई, उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री के बाद माधवराव जी सिंधिया थे, जिन्हें ना पद से मोह था, ना सत्ता से मोह था। और जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इनको हवाला घूसकांड में फंसाने की कोशिश की, तो माधवराव जी ने मध्य प्रदेश जन विकास कांग्रेस बनाई। उससे वो खुद खड़े हुए और 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीते। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। बाद में सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो माधवराव सिंधिया जी को वापस लेके आए। उनकी जो मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस थी, उससे दूसरे माधवराव जी जीते, और दूसरे उनके प्रत्याशी महेंद्र कर्मा थे, जो बाद में छत्तीसगढ़ में चले गए, वो भी चुनाव जीते। तो माधवराव जी ने अपना स्वाभिमान खत्म नहीं होने दिया, और अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पूरी शिद्दत से उन्होंने राजनीति की, और ग्वालियर का तो बहुत भला किया। और उनके जाने के बाद ग्वालियर में जो शून्य आया है, आज तक कोई नेता भर नहीं पाया। तो कितनी अहम बात आचार्य जी ने हमें बताई कि किस तरीके से जो ग्वालियर के विकास को ऊंचाइयों तक ले गए, ग्वालियर को ऊंचाइयों तक ले गए अपने विकास के जरिए, वो थे कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया। हम इनसे एक सवाल और पूछेंगे। जैसा कि आपने बताया आचार्य जी के कैलाशवासी माधवराव सिंधिया सबसे काफी अहम योगदान है ग्वालियर के विकास के लिए, और उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि एक कुछ बातचीत के चलते एक पार्टी भी बना ली थी अलग से। तो यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो उनके पुत्र हैं, केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त, और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया है जी। कई लोग ये कहते हैं कि जो बड़े महाराज थे, उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, पार्टी नहीं छोड़ी थी।
और फिर दोबारा से कांग्रेस में ही आ गए थे जी। लेकिन ये जो हैं इन्होंने जो भी कुछ हुआ हो, जिस तरीके का माहौल बना हो, पार्टी छोड़ के और सीधे बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उस पर अब तक की कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं। तो क्या ये अपने पिता के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, इस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई ऐसी बातें लोग कर रहे हैं। देखिए, माधवराव सिंधिया जी वास्तव में महाराज थे। उन्होंने राजाशाही भी देखी थी और उन्होंने आज़ादी के बाद ग्वालियर का किस तरह विकास करना है वो भी देखा था। उन्होंने ना तो अपना स्वाभिमान खोया, ना उन्होंने निष्ठा बदली, और ना उन्होंने जनता के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उसमें कोई उन्होंने अंतर रखा। ज्योतिराज सिंधिया जी राजनीति में एक्सीडेंटल आए हैं। माधवराव जी अगर आकस्मिक रूप से उनकी मृत्यु नहीं होती तो ज्योतिराज सिंधिया अभी भी राजनीति में नहीं होते। ये तो बिजनेस करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हो और भी कामों, और जब तक माधवराव जी राजनीति में रही, बिल्कुल दूर थे राजनीति से। ये आए, इनको उपचुनाव में टिकट दिया गया और गुना से ये जीते, उसके बाद लगातार गुना से जीत रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब ये चुनाव हार गए लोकसभा में 19 में गुना से, उसके बाद ये एकदम डिप्रेशन में आ गए। एक झटका लगा इनको, और चूंकि एक ये बिजनेस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, व्यवसायिक दृष्टिकोण से रहते हैं, ये अपने लाभ हानि को पहले देखते हैं, राजनीति बाद में देखते हैं। तो इनके बिजनेस, इनके व्यापार, इनकी पॉलिटिक्स और इनके काम बिगड़ सत्ता के नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने कांग्रेस तोड़ने की योजना बनाई 2020 में, और करीब 18 विधायकों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का भी ये कहना था कि इनको अपनी पार्टी बनाना चाहिए थी, 18 लोगों का एक ग्रुप लेकर, फिर वो समर्थन करते भारतीय जनता पार्टी का और सरकार बनवाते भारतीय जनता पार्टी की, खुद उप मुख्यमंत्री बनते या जो भी बनना था। लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया, अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते तो एक पार्टी बनाते, बाद में पार्टी का वो किसी भी दल में विलय कर सकते थे। इनके पास ही मुद्दा था। आज की डेट में ज्योतिराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमजोर हैं। निर्णय शक्ति वहां संगठन करता है भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस मात्र संगठन है। आप देखिए, जरा सा मुद्दा रामलीला समिति में एक व्यक्ति जो मुसलमान था लेकिन 22 साल से काम कर रहा था रामलीला में समर्पित भाव से, उसको धर्म के आधार पे जरा सा मुद्दा उठाया और सिंधिया जी एकदम सरेंडर हो गए, उसको इस्तीफा देना पड़ा। आज सिंधिया जी न कांग्रेस में रह पाए और ना बीजेपी में ढंग से रह पा रहे हैं। बीजेपी में उनको बिल्कुल सीमित दायरे में कर दिया गया है। जितनी आज़ादी उनको कांग्रेस में थी उतनी आज़ादी बीजेपी में उनको कतई नहीं है। तो कसमसा के रह गए हैं और इन्होंने अपने पिता की परंपरा को उस तरह नहीं निभा पाए जिस तरह उन्होंने अपना अस्तित्व, अपना स्वाभिमान और अपनी लोकप्रियता को बना के रखा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं। पहले इनके कांग्रेस में 7 मंत्री थे, अब इनके मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिमंडल में 3 सदस्य हैं। एक जमाने में कांग्रेस में सिंधिया जी के ग्वालियर चंबल संभाग में 35 विधानसभा सीटें थी। 35 में 30 सीटें जे बांटते थे एक तरफा। लोकसभा में ग्वालियर चंबल संभाग में 4 सीटें थी, कम से कम 3 सीटें जे अपने हिसाब से बांटते थे। मंत्रिमंडल में नियुक्तियां, निगम मंडलों में नियुक्तियां, ये सब इनके इशारे पे होती। लेकिन भाजपा में आके इनका कद छोटा हो गया है। पहले ये समुद्र में थे, अब ये कुएं में आके सिमट गए हैं। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ कि ग्वालियर के विकास की हम बात करें तो किस तरीके से हम जो कैलाशवासी माधवराव सिंधिया थे उनके द्वारा विकास कार्य ग्वालियर में ज्यादा हुए थे। उनके बाद जब ये राजनीति में आए तो ग्वालियर में कितना तालमेल आप समझते हैं कि ग्वालियर के विकास को लेकर? क्योंकि अब जो केंद्रीय मंत्री भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लगातार मीटिंग ले रहे हैं। ग्वालियर के हालात खराब हैं, सड़कों को लेकर भी काफी बदनाम है ग्वालियर। गड्ढों, सीवर का पानी, हर जगह कई ऐसी बुरी स्थिति है। ये समझ लीजिए कि नेशनल खबर भी बन गई, जहां तक कि चेतकपुरी की जो सड़क है उसको लेकर।
फिर कितना अब संभाल पा रहे हैं ग्वालियर को? क्या ग्वालियर में अब और कोई विकास कार्य होगा भी, या ये केवल राजनीति चलती रहेगी? देखिए, ग्वालियर में बड़ा दोहरापन हो रहा है राजनीति का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब से राजनीति में आए हैं तब से वो गुना से सांसद हैं। ग्वालियर के प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, लेकिन चूंकि सिंधिया रियासत ग्वालियर से कंट्रोल होती है, ग्वालियर के राजा माने जाते हैं, इसलिए सिंधिया जी अपने को ग्वालियर का बताते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ की प्रजा हमारी है, 250 साल के हमारे रिश्ते हैं, ग्वालियर मेरा परिवार है। इनसे ये हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने ग्वालियर में कौन से विकास कार्य किए हैं, जनता को तो बताएं। रोडें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन खराब पड़ी है, हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, अभी 1000 बेड का हॉस्पिटल बना है, उसमें भी बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है और टूट फूट होने लगी है। सड़कों की तो हालत आपको मालूम ही है। जो 3 आपको ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, जो मल्लगढ़ पर 4 के नाके पर, एक तानसेन रोड पर एक नया पुल ये बना है एसकेबी के सामने, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के टाइम में हुए हैं, नरेंद्र सिंह जी ने सैंक्शन कराए थे। सिंधिया जी का मुझे कोई भी विकास कार्य ग्वालियर के लिए दिखाई नहीं देता। उनके जो भी विकास कार्य चलते हैं गुना शिवपुरी में चलते हैं। गुना शिवपुरी में वो दिल्ली से हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंसें चलवाते हैं और भी जितने भी काम होते हैं। ग्वालियर में वो एक राजनेता नहीं, महाराज के रूप में आते हैं। लोग उनकी गाड़ियों के आगे दौड़ लगाते हैं, सही मन जिंदाबाद करते हैं और वो सीधे अपने महल में जाते हैं, महल से किले जाते हैं, अपने प्रॉपर्टी को देखते हैं। MITS को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवा दिया है, SKB बहुत अच्छा चल रहा है, फोर्ट चल रहा है और सब उनके काम चल रहे हैं। उनकी लीज हो गई है फोर्ट पर जमीन की बहुत बड़ी। तो वो ग्वालियर में विकास को अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन ग्वालियर के विकास के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा कोई एक्स्ट्रा केंद्र सरकार से फंड भी ग्वालियर को नहीं दिलवाया जिससे विकास नजर आए। जो भी विकास ग्वालियर में आपको दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी शासन का विकास है, इसमें सभी लोगों का योगदान है। लेकिन वर्तमान में बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं सिंधिया जी, ये सब होने के बाद भी ग्वालियर का कोई विकास नहीं हो रहा है। जो प्राथमिक समस्याएं जीवन की, सड़क, बिजली, पानी, उन तक पे भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रशासन निरंकुश है, क्योंकि प्रशासन और राजनेताओं का जो नेक्सस है, गठबंधन है, इस गठबंधन के कारण जनता परेशान है, राजनेता और प्रशासन मस्त है। ग्वालियर का जो एयरपोर्ट बनाया है ना, ये वो दावा करते हैं कि मैंने बनवाया है। ग्वालियर एयरपोर्ट की बहुत पहले से योजना थी। राजेश पायलट उस समय उड्डयन मंत्री थे, माधवराव जी सिंधिया सांसद थे, मैं भी गया था उस एयरपोर्ट के उद्घाटन में, शिलान्यास में, वो माधवराव सिंधिया जी की देन थी। उसके बाद जब ये मंत्री अभी बने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उस एयरपोर्ट का इन्होंने विस्तार किया है, बनवाया नहीं है, एक्सटेंशन हुआ है। ये नहीं कह सकते इन्होंने बनवाया, इनके पिताजी ने बनवाया। आचार्य जी से हम एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं ग्वालियर मेले के बारे में। ग्वालियर मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और आप सभी जानते हैं कि कहां कहां से इस मेले में लोग आते हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चित ग्वालियर शहर के लिए रहता है वो होता है 50% छूट वाहनों पर। इसके पीछे का क्या राज है, ये कहां से शुरू हुआ था, हम इनसे जानते हैं। ग्वालियर मेला प्राधिकरण, ऐसा कहा जाता है कि जब कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव सिंधिया सांसद बने, उसके बाद मेला प्राधिकरण शुरू हुआ और उसमें एक छूट रखी गई उनके ही द्वारा, जो 50% आज भी वो परंपरा चली आ रही है। तो क्या कहेंगे, कहां से ये शुरुआत हुई थी, किस तरीके से हुई? ग्वालियर का जो मेला है 1917 में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया प्रथम, यानी कि माधवराव सिंधिया जी के बाबा, उन्होंने सागर ताल से पशु मेले की शुरुआत की थी। लोग बाहर से आते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पशु बेचते थे, विक्रय करते थे। फिर वो धीरे धीरे ग्वालियर व्यापार में, ग्वालियर के मेले पे ग्वालियर मेला लगने लगा। सिंधिया जी जब पावर में आए, कांग्रेस से सांसद हुए, बाद में केंद्रीय मंत्री रहे,
तो सबसे पहले इन्होंने ही ग्वालियर व्यापार मेला मंच को बनवाया, प्राधिकरण बनवाया उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। इनकी सोच थी कि विश्व का दिल्ली में सबसे बड़ा विश्व व्यापार मेला प्रगति मैदान में लगता है, उसी के बराबर का ग्वालियर व्यापार मेला भी लगना चाहिए। यही सोच को लेकर माधवराव जी सिंधिया ने ग्वालियर मेले का विकास करवाया, दुकानों की संख्या बढ़वाई, सुविधाएं बढ़वाई, गार्डन बड़े करवाए और जो 50% टैक्स में जो छूट मिलती है सेल टैक्स में, वो छूट सभी चीज़ों पर मिलती है, वाहनों पर मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर मिलती है, और भी जो खुदरा दुकानदार हैं छोटी मोटी चीज़ें बिकती हैं उन सभी पर 50% छूट मिलती है, जिसके कारण 300 करोड़ 400 करोड़ का व्यापार ग्वालियर व्यापार मेले में होता है। ग्वालियर के व्यापारियों को भी लाभ मिलता है और जनता को भी रियायती दरों पे सब चीज़ें मिलती हैं। इसके बहुत बड़ा श्रेय माधवराव जी सिंधिया को मैं देना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद 2002 के बाद में ग्वालियर व्यापार मेला पिछड़ता जा रहा है, बहुत छोटा मेला हो गया है। अब केवल शहर के दुकानदारी लगते हैं। एक जमाने में पूरे देश से दुकानें आया करती थी, बहुत दूर दूर से दुकानें आती थी, प्रदर्शनियां लगती थी। अब बिल्कुल सब फॉर्मेलिटी होकर रह गई है, मेला नहीं है, अब तो केवल एक तरह से बाजार बन गया है। और जिसको कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसी गुटबाजी के कारण प्राधिकरण में पिछले 10 साल से नियुक्ति ही नहीं हो रही है। ना तो कोई अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना डायरेक्टर है। अब सरकार के जो अधिकारी हैं वो अपनी एक औपचारिकताएं पूरी करते हैं। अब ग्वालियर व्यापार मेला अपनी रौनक खो चुका है। अच्छा, गुटबाजी की आपने बात की, गुटबाजी पर भी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जब ग्वालियर में कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो जाहिर सी बात है जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो उनका हस्तक्षेप रहता है, वही कराते हैं। और अब वो अपने पुत्र को इस फील्ड में उतार चुके हैं, महान आरमन सिंधिया, और उनको अहम पद आज मिल गया है, एमपीसी के अध्यक्ष भी बन गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो मेरा ये सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुत्र महान आरमन सिंधिया को राजनीति से आगे आने वाले समय से दूर रखेंगे, या उनको बिजनेस में या खेल का जो मैदान है उसमें बढ़ावा देंगे? और दूसरी चीज, गुटबाजी के चलते जब ग्वालियर शहर में कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो एक विरोध सा देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले जो कई मैच हुए हैं उनमें विरोध देखने को मिला। ये सिंधिया जी मैच करा रहे हैं तो कई जो बड़े बड़े राजनेता हैं वहां नहीं पहुंचते हैं देखने के लिए। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, क्रिकेट को तो लेकर सिंधिया परिवार का शुरू से ही ये रहा है कि क्रिकेट हम करा रहे हैं, हमारा परिवार करा रहा है, और उसके लिए उन्होंने बीसीसीआई को माध्यम बना लिया है। माधवराव जी सिंधिया बीसीसीआई के चेयरमैन बने और उसके पहले उन्होंने ग्वालियर में ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट भी रूप सिंह स्टेडियम में कराना शुरू कर दिए। रूप सिंह स्टेडियम को जीडीसीए ने, जो ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष माधवराव जी सिंधिया थे, उन्होंने इसको लीज पर ले लिया शासन से। शासन भी उन्हीं का था, कांग्रेस सरकार थी। जब से वो रूप सिंह स्टेडियम को लिए हुए हैं और जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं क्रिकेट की, वनडे होते हैं और भी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट होते हैं, एक छत्र एक राज्य पूरा सिंधिया जी का रहता है इस पर। माधवराव जी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उन्होंने ही ग्वालियर में एक नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए प्रयास किया और शंकरपुर में ग्वालियर में डे नाइट मैच खेलने वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया माधवराव जी सिंधिया के नाम पर। यह इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्रिकेट को लेकर, बाकी जनता के विकास में लेकर नहीं, केवल क्रिकेट को लेकर, क्योंकि वो उनका एक पैशन रहा है। उनको लगता है कि हमको एक खेल खेलना चाहिए, राजे रजवाड़ों का एक शौक होता है, तो इनको वो है कि क्रिकेट होना चाहिए। स्टेडियम बना तो टूर्नामेंट भी हुआ, वनडे मिला, भारत का बांग्लादेश का मैच मिला। आप देखिए, स्टेडियम जब तक नहीं बना तब तक 14 साल तक ग्वालियर में कोई वनडे मैच नहीं हुआ, कोई बड़ा खेल का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि वो रूप सिंह स्टेडियम नहीं, वो इस स्टेडियम में कराना चाहते थे। अब उन्होंने उसके बाद ये देखा कि हम अपनी पारी को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं,
बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। लड़का बड़ा हुआ तो उन्होंने MPCA का अध्यक्ष बनवा दिया। अभी MPCA के वो अध्यक्ष हुए हैं, आगे चल के BCCI में भी पहुंच जाएंगे। और जो अभी टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर, अभी जैसे MPL हुआ IPL की तर्ज पर, ये सब इन्होंने कराया, महान आर्यमन सिंधिया ने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो राजनीति है, जो भविष्य की प्लानिंग है, कि महान आर्यमन सिंधिया जी को ग्वालियर से वो लोकसभा टिकट दिलवाएंगे और सिंधिया खानदान का राजनीति में अगले वारिस महान आर्यमन सिंधिया निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि सिंधिया खानदान जितना भी विकसित हो रहा है, जितनी भी उनकी राजनीति में, सत्ता में एक धमक बनी हुई है, वो इसलिए है कि ये हमेशा राजनीति में सत्ता के साथ रहते हैं और सत्ता के साथ रहने से इनके अधिकार संपन्न ये बने रहते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र गुरु जी, जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, आप सुन ही चुके होंगे। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो शायद आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें नहीं मालूम। तो शायद मेरे इस वीडियो से आप तक ये बात पहुंच जाए, ये जानकारी पहुंच जाए, जिससे आप जब बातचीत चले तो आप अपना जवाब उन्हें दे सकें। और आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट के ज़रिए आप बताएं, हम आपसे भी संपर्क करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।